नमस्कार साथियों, अभी हाल ही में हमने अपने YouTube चैनल पर दो वीडियो आरजे बनने के बारे में या फिर अपनी आवाज़ को बेहतर कैसे बनाए रखें इसके मुतालिक हमने वीडियो डाले थे। तो अब बहुत सारे साथियों ने हमसे ये जानना चाहा कि उद्घोषणा के तौर तरीके कौन से हैं और वॉइस कल्चर जिसके बारे में बारहा आपने सुना होगा वो क्या होता है, और अनाउंसमेंट या आरजे जो बोलते हैं कंटेंट उसके तरीके क्या हैं। तो इस बारे में आज हम इस वीडियो में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। वॉइस कल्चर की जहाँ तक बात है तो जब हम आवाज़ की जो डिलीवरी करते हैं, साउंड का प्रोडक्शन हमारे शरीर के जिन हिस्सों से, अंगों से होता है, जैसे कि ये गला है, नासिका तंत्र है, सांस लेने की जो प्रक्रिया जहाँ से आती है, हमारे ओठ, तालु, मूर्धा, ये जो स्थान है, तो इन जगहों का हम किस तरह से प्रभावी तरीके से इस्तेमाल करें और अपनी आवाज़ को सुस्पष्ट और बेहतर बनाएं, उसे ही हम वॉइस कल्चर कहते हैं। यानी कि आवाज़ के प्रोडक्शन की प्रक्रिया और उसके प्रभावी तरीकों का ज्ञान और उसके संबंध में प्रशिक्षण, साथ ही उससे जुड़ी हुई जिज्ञासाओं के समाधान को ही हम वॉइस कल्चर कह सकते हैं। और आवश्यकता अनुसार इसमें मॉड्यूलेट करने का अभ्यास भी शामिल है, यानी जो बोलने के दौरान जो आरोह अवरोह जिसे हम कहते हैं उसका भी ख्याल रखना होता है। तो उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइजेज हैं, जो जानकारी है, वो भी शामिल है वॉइस कल्चर में ही। सांस का नियंत्रित प्रयोग, पिच और टोन की समझ और स्वर के यानी आवाज़ पर टोटली कंट्रोल हमारे मन वांछित तरीके का हो, इसके लिए बहुत ही आवश्यक है कि स्वर के सभी सप्तकों पर नियंत्रण और स्टेज फियर या फिर माइक का जो डर होता है उससे हम दूर हों। इससे संबंधित मनोवैज्ञानिक समस्याओं पर जीत हासिल करें, ये भी वॉइस कल्चर का ही अभिन्न हिस्सा है। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको बोलने के दौरान आत्मविश्वास आप में होना चाहिए। इसका ख्याल रखें कि शब्द सधे हो, वाचन प्रभावी हो, मन में कोई संशय या भय न हो। माइक्रोफोन इतना संवेदनशील होता है कि वो आपको सिर्फ आवाज़ ही श्रोताओं तक नहीं पहुंचाता, बल्कि आपकी भावनाओं को भी वो संप्रेषित कर देता है। क्या बोले ये भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए भाषा शिक्षा का अध्ययन, संस्कार और आश्वस्ति, यानी कि जो बोल रहे हैं आप उसके प्रति आप में विश्वास का तत्व होना बहुत ज़रूरी है। तो इस भाव को समृद्ध करें और श्रोता को समझते हुए बोले। कुछ भी ऐसी बात न बोले जो किसी को तकलीफ दे, यानी किसी प्रोडक्ट, किसी जात विशेष या किसी भी खास इस तरह की बातों का जिक्र न करें जो किसी के लिए भी तकलीफ दे हो सकती है। अब बात होती है कि कैसे बोलें। तो कैसे बोलने की बात जब होती है तो सबसे पहले ज़रूरत है कि हम अच्छे श्रोता बने, यानी हम जो कुछ भी बोलते हैं सबसे पहले वो हमें खुद ही सुनाई देता है। तो जितना हम ज़्यादा अपने को सतर्क होकर के, सचेत होकर के सुनेंगे, उतना ही हम अच्छी आवाज़ में अपनी बात को कह पाएंगे। यानी स्वर संस्कार, स्वर तंत्रिका का प्रयोग, उच्चारण, सांस का इस्तेमाल, स्वराघात और मौन, साथ ही बोलने में मधुरता यानी माधुर्य, इन सभी तत्वों पर आप गौर करेंगे तो अवश्य ही आप बेहतर वाचक बन पाएंगे। अब इसके लिए करना क्या है, अभ्यास की जहाँ तक बात होती है तो अलग अलग अंशों के वाचन का अभ्यास करें, यानी कविता का अंश पढ़े, कहानी पढ़े, नाट्यांश पढ़े, समाचार भी पढ़े, लेख, रूपक, सूचना, प्रोमो, स्पॉट आदि को भी बोल बोल कर स्टाइलिश अंदाज में, जो किसी की नकल ज़रूर है कि न हो, और ख़ुद आप अपनी तरह से बोले जो आपको बोलने में जो आप इंजॉय करते हैं। कोई भी पेशा या उस पेशे में वही व्यक्ति सफल होता है जो अपने काम को करते हुए आनंद की अनुभूति करता है। अब बात आती है उच्चारण की। प्रभावी वक्तृता यानी वाचन में उच्चारण का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। हम दूसरों के सुनने और समझकर ग्रहण करने के लिए ही बोलते हैं। हिंदी में अच्छी बात यह है कि जो हम लिखते हैं वही बोलते हैं, यानी अगर आपको सही लिखना आ गया तो आप निसंदेह दुरुस्त ही बोलेंगे। पढ़ते या बोलते समय उस भाषा यानी हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी के जिस भी शब्द का उच्चारण आप कर रहे हैं, उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो उसका जो मूल व्याकरण है, यानी उर्दू का अगर लफ्ज़ है तो उर्दू में उसका तलफ़ुज़ कैसा है,
और उसके जो रूप बनते हैं, जैसे बहुवचन है, विशेषण है, वो उर्दू में किस तरह से बनते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से हिंदी के शब्दों को लेकर के भी ये जानकारी होनी चाहिए और अंग्रेज़ी के शब्दों को भी लेकर के ये जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जिस भाषा का शब्द आप बोलते हैं उससे संबंधित उच्चारण और व्याकरण भी उसी भाषा का होना बहुत ज़रूरी है। हिंदी में स, श, श के उच्चारण पर गौर करें। इन तीनों के ही उच्चारण का स्थान अलग अलग है। और जैसे हम कहें कि दंत स है और तालव्य श है और मूर्धन्य श है, तो उर्दू की जब हम बात करते हैं तो ये हमारी ज़बान में आज ये भाषा रच बस गई है। खासकर कविता या शायरी में इसका प्रयोग अधिकांश हो रहा है। इसके प्रति यदि आप में आकर्षण है, यानी आप इस भाषा का प्रयोग करते हैं, शेर व शायरी में अभिरुचि, और 12 ऐसा होता है साथियों कि हम जब भी कोई अनाउंसमेंट करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं या स्टेज पर हम कुछ प्रोग्राम कर रहे होते हैं, तो हम उर्दू के शेरों का या बोलचाल में भी तमाम ऐसे अल्फाज हैं जिनका हम उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उसके उच्चारण की जो मुफीद प्रक्रिया है, तरीका है, उस पर भी गौर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारे हिंदी में ज है, फ है, क है, ग है, लेकिन उर्दू में इस ज, फ, क, ग के अलावा ज, फ, क, ग भी है। जब हम कहते हैं मजाज, तो मजाज का अर्थ होता है भ्रम। इसमें बाद वाला जो ज है वो ज है। उसी तरह से कैसे मिजाज आपके हैं, इसमें बीच का जो ज है वो ज है। और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर हम नुक्ते का प्रयोग सही न करें तो पहले ये कह दें कि लिखते समय भी आप जब भी हिंदी में ही भले आप लिख रहे हो देवनागरी लिपि में, लेकिन जिस अक्षर का उसमें नुक्ता लगता है तो उसमें ज़रूर हिंदी में लिखते समय भी आप नीचे नुक्ता ज़रूर लगाएं, ताकि आपको बोलते समय ये इल्म रहेगा, जानकारी रहेगी कि आपको उसमें बोलने में भी नुक्ता का प्रयोग करना है। अब जैसा मैं कह रहा था कि बहुत सारे शब्द ऐसे हैं उर्दू के जिसमें भी अगर नुक्ते का प्रयोग सही तरीके से न किया जाए या न किया जाए तो उसका अर्थ बिल्कुल ही विपरीत हो जाता है। जैसे बहुत ही प्रचलित शब्द है जलील, जिसे हम कहते हैं कि किसी को जलील करना, तो जलील का अर्थ होता है निकृष्ट या फिर बहुत ही ख़राब व्यक्ति या उसकी बेइज्जती करने वाला भाव होता है। लेकिन अगर हम नुक्ता न लगाएं जलील में और उसे जलील कहें तो बिल्कुल अर्थ बदल जाता है चमत्कारिक रूप से, और उसका अर्थ होता है बहुत ही महान सम्मानित व्यक्ति। तो आप समझ गए होंगे, जैसे शोर है और शोर है। शोर मतलब नॉइज़ है, शोर हम बोलचाल में जड़ को कहते हैं। फन और फन का फ़र्क समझिए, जैसे सांप का फन होता है और जो हुनर है, और जैसे गायकी एक फ़न है, शेर व शायरी फ़न है, तो इससे हम विधा को हम फ़न कहते हैं। तो नुक्ते का प्रयोग बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आप क़यामत से क़यामत तक फिल्म है, उसमें भी क़यामत में नुक्ता है, क़त्ल में भी नुक्ता है। क़तील शिफ़ाई बहुत बड़े शायर हैं, नौशाद के लिए उन्होंने बहुत सारे फिल्मों में गीत लिखे हैं, नहीं वरन थे, तो उनके भी नाम में क़तील है। तो थोड़ा सा शब्दों को लेकर के आप इंटरेस्ट रखेंगे और उसकी भाषा, उसके व्याकरण पर ख्याल करेंगे तो निसंदेह आप अच्छी तरह से बोल पाएंगे। साथ ही ये कहें कि शब्दों में भी स्वराघात है। कहकशा शब्द है, इससे हम कहकशा ही कहेंगे तभी हमारा अर्थ स्पष्ट होगा। कई बार इसे कहकशा या कहकशा अलग अलग, जैसे कि आप शब्द लें डिक्शनरी, तो डिक्शनरी जो है वो डिक्शनरी आप जोड़ेंगे तो डिक्शनरी आप सही तरीके से कह पाएंगे। डिक्शनरी भी नहीं कह सकते, डिक्शनरी भी नहीं कह सकते। तो ये जो हमने कहा कि शब्दों के भी वाचन में स्वराघात का, आरोह अवरोह का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ख़ासतौर से जो लंबे अगर अक्षर हैं तो वाक्यों में आप आवश्यकता अनुसार स्वराघात का ख्याल रखें। ये सारी चीज़ें अभ्यास से आती हैं। इससे क्या होता है कि जो वांछित भाव है, हर शब्द का अर्थ है, हर शब्द कुछ बोलता हुआ सा होता है, तो वो जो बोलता है हर शब्द, वो बोलना आपके बोलने से श्रोता तक संप्रेषित होना ज़रूरी है इस प्रक्रिया में। तो जैसे हम कहते हैं ना कि स्वराघात की बात जब हुई तो गिलास आधा खाली है, एक सामान्य सा वाक्य है, इसका अर्थ हो रहा है कि गिलास आधा खाली है। अब स्ट्रेस जब हम देते हैं, जैसे आपने लिखा या कहा कि रोको मत जाने दो, लेकिन इसके अर्थ देखिए कैसे बदल जाते हैं अगर हम गलत जगह पर स्वराघात देते हैं। तो रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, तो देखिए दोनों ही बोलने में एक बार हुआ कि उसे हम रोकना चाहते हैं, दूसरी बार होता है कि रोको मत जाने दो।
तो सहज बोलना और बनावटी बोलना एक दूसरा पहलू है। तो सहज रहे आप, जो है जैसे है, अगर वही आप रहकर बोलेंगे तो निस्संदेह आपकी बात बहुत ही सरलता से लोगों तक पहुंचेगी। तो दोनों चीज़ों को समझें और थोड़ा सा स्टाइलिश या शैली डेवलप करें, और लेकिन बनावटी न हो। नाटक करना और नाटकीय होना दोनों अलग अलग बातें हैं। तो आप नाटक करें, क्योंकि उद्घोषणा भी एक तरह से नाटक ही है, लेकिन नाटकीय नहीं है, इस बात का बहुत ख्याल रखें। यानी कि संतुलन बहुत ज़रूरी है बनावटीपन पे और जो नेचुरल आपकी वॉइस डिलीवरी है उसमें। अब सांसों को संतुलन रखना बहुत ज़रूरी है। अलग अलग जो सप्तक होते हैं, जैसे कि मंद्र, मध्य और तार, तो इसे थोड़ा सा पहचानें, थोड़ा सा म्यूजिक में इंटरेस्ट लें, थोड़ा अपने स्केल को जानें, और आप किस जगह पे सहजता से बोल सकते हैं, धारा प्रवाह बोल सकते हैं, 15-20 मिनट, आधे घंटे बोल सकते हैं, उस स्थान को, जैसे गायकी में स्केल कहते हैं, तो पिच, टोन, ये जो आपके अपने हैं, इनका भी आपको इसकी पहचान होनी चाहिए कि किस जगह पर हम कितनी देर बोल सकते हैं। जैसे बहुत बार लोग बेस लाने या भारीपन लाने के लिए वो बहुत ही नीचे से मंद्र का प्रयोग करके बोलते हैं, लेकिन उसमें सांस उनकी उखड़ जाती है, सांस खत्म हो जाती है। तो उस बिंदु की तलाश, वो उस जगह की जानकारी बहुत ज़रूरी है जहाँ से हम सहजता से देर तक बोल सकते हैं। और बोलने के लिए कुछ टंग ट्विस्टर्स भी हैं, बहुत प्रचलित हैं, आपने भी सुने होंगे, तो आप उनको भी लिख करके अभ्यास कर सकते हैं। जैसे कि बहुत ही लोकप्रिय है, शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर। तो इसमें देखिए कि कई स श आ रहे हैं, इसे आप थोड़ा जल्दी जल्दी बोलेंगे तो आपका स श का जो अभ्यास है वो दुरुस्त हो जाएगा। हिंदी में भी आप ऐसे वाक्य बना सकते हैं, जैसे शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में सुनते हैं पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर वादन राग है शुद्ध सारंग। तो जिन लोगों को भी स श में थोड़ा सा भ्रम है या उसका अभ्यास वाचन स्पष्ट नहीं है, तो इन वाक्यों का अभ्यास करें। अब रही बात कि वाचन के समय हमारी मुद्रा कैसी हो, तो वाचन के समय हमारे बैठने की मुद्रा ऐसी हो जिसमें हम आसानी से सांस फेफड़ों में भर सकें और निकाल सकें बोलते हुए भी। साथ ही माइक्रोफोन से दूरी, उसकी और मुख से दिशा का ख्याल रखें। यानी माइक्रोफोन की पोजीशनिंग जो स्टूडियो में होती है या फिर स्टेज पर होती है, या हाथ में आप लेकर बोलते हैं अगर, तो माइक्रोफोन की अपने मुंह से पोजीशनिंग का ख्याल रखें कि किधर से आपकी आवाज़, किस तरह से खड़े होने, बैठने और माइक को कितनी दूरी पर रखने से आपकी आवाज़ बेहतरीन हो रही है। अब टोन की चर्चा कर लें। संगीत की भाषा में दो स्वरों के बीच में जो लय लेने में जो समय लगता है उसे हम टोन कहते हैं। कंटिन्यूइंग टोन यानी कंटिन्यूइंग टोन और कंक्लूडिंग टोन यानी वाक्य जो आरंभ में आपका जो टोन रहता है और अंत में टोन होता है, उससे आपको मालूम होना चाहिए कि वाक्य शुरू हो रहा है, वाक्य निरंतरता में है और वाक्य खत्म हो रहा है। जैसे ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है, तो शुरू हुआ ये से और केंद्र है में आप स्थिर हो गए कि यानी केंद्र है, ये बात लोगों तक पहुंच जानी चाहिए। इसके लिए बहुत जरूरी है कि उद्घोषणा में भाषा सरल और वाक्य छोटे रखें। महत्वपूर्ण यह है कि आपके द्वारा बोली हुई बात अपनी वांछित अर्थवत्ता के साथ श्रोता तक पहुंचे। अब उद्घोषणा और उसके तरीकों की जहां तक बात है, तो आकाशवाणी में अपनी आंतरिक कार्य प्रणाली है जिसमें क्यू शीट, प्रोडक्शन शीट, सेक्शन क्यू शीट, लॉग बुक और बहुत सारे अन्य रजिस्टर होते हैं जिसमें हम विवरण दर्ज करते हैं। कार्यक्रमों से जुड़े हुए विवरण उसमें लिखे होते हैं और लिखे जाते हैं। तो सामान्यतः इनके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए। और रेडियो जानकारी देने का ही माध्यम है, जानकारी देने वाला उद्घोषक है और जानकारी जो दी जाती है वही उद्घोषणा है। ये जानकारी कई तरह की हो सकती है। प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रम की जानकारी, किसी विषय, समाचार, कलाकार, साहित्यकार, संगीतकार, स्थान, संस्थान आदि की जानकारी, या फिर सूचनाएं जैसे मौसम संबंधी सूचना, बाजार भाव संबंधी सूचना, बाढ़, तूफान या भूकंप से संबंधित सूचना, या खोए हुए व्यक्तियों के बारे में ही सूचना क्यों न हो। सबसे पहले दी जाने वाली सूचना के तत्वों, भावों का आपको सिलसिलेवार लिखने का अभ्यास और उसे बोलने का अभ्यास होना चाहिए। तो पहले ठीक ठाक उसे सही सही छोटे छोटे वाक्यों में जानकारी को लिखें और बोलें स्पष्ट रूप से और बिल्कुल एक तटस्थ अंदाज में, क्योंकि आप किसी सूचना का भी एक भाव होता है। जैसे अगर बाढ़ आने वाली है या फिर भूकंप की स्थिति है, तो उसको आप बहुत ही एंजॉय करते हुए, हंसते हुए नहीं बोल सकते। तो उस
किस समाचार को या किस बात को किस भाव के साथ बोलना है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। अब एक ही उद्घोषणा अलग अलग उद्घोषक करते हैं, किंतु उनमें कुछ अपने स्वर माधुर्य, मॉड्यूलेशन यानी आरोह अवरोह और प्रभावी आवाज़ के कारण लोगों के दिल में उतर जाते हैं और याद रह जाते हैं। इसलिए उद्घोषक एक अच्छा सेल्समैन भी है और ड्रामा आर्टिस्ट भी। उद्घोषणा भी नाटक है, किंतु ये नाटकीय नहीं होनी चाहिए। जैसे इस बात को हमने आपको बताया, सपाट बोलने और बन के बोलने का भेद स्वयं पहचानना होगा और इसमें संतुलन बैठाना होगा। आपका अंदाज, आपकी शैली श्रोताओं से लगाव, नज़दीकी ही आपकी लोकप्रियता का निर्माण करती है। समाचार और सामग्री के वाचन में विविधता बनाए रखें, खूब पढ़ें, सामान्य बोलचाल में भी बोलने के प्रति सजग रहें। शुद्ध लिखकर पढ़ना और बिना लिखे भी उतना ही प्रभावी बोलने की क्षमता, कंपेयरिंग और फोन इन, साक्षात्कार, परिचर्चा, इन सब के संचालन के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमारे यहाँ केंद्र की उद्घोषणा की जाती है। विज्ञापन है तो उसकी उद्घोषणा होती है, विशेष श्रोताओं के कार्यक्रम है, संकेत धुन है, फिल्म संगीत, शास्त्रीय संगीत, गायन, वादन, उपशास्त्रीय संगीत और लोकगीत। तो इसमें आपको विधाओं का ज्ञान और जो तकनीकी थोड़ी बहुत बातें हैं शास्त्रीय संगीत से जुड़ी हुई या लोक संगीत, सुगम संगीत से जुड़ी हुई, तो उनका भी जानना आपको ज़रूरी है। और इसके अलावा बहुत सारे अन्य कार्यक्रम होते हैं। पत्रोत्तर के कार्यक्रम है, फरमाइशी कार्यक्रम है, SMS और व्हाट्सएप आधारित कार्यक्रम है। तो तकनीक के साथ ताल मिलाते हुए, तालमेल रखते हुए ब्रॉडकास्टिंग का ये जो क्षेत्र है वो आगे बढ़ रहा है और आपको इसमें अगर स्थान बनाना है तो इन सबको के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अपने केंद्र से रिले कार्यक्रमों की अनाउंसमेंट, स्टैंड बाय और गोइंग ओवर अनाउंसमेंट, कमेंट्री और खेल की उद्घोषणा और केंद्र की आरंभिक और समापन उद्घोषणा, वंदे मातरम और जय हिंद। जैसे कि आपको बताया कि आकाशवाणी की जो पहली उद्घोषणा उस दिन की होती है, तो सबसे पहले हम अभिवादन का शब्द वंदे मातरम करते हैं, यानी अपनी मातृभूमि को नमन करते हैं। और दिन के सभा की जो समाप्ति है वो जय हिंद के उद्बोधन के साथ होती है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको थोड़ी बहुत भी अगर जानकारी मिली होगी तो मेरा ये प्रयास सफल होगा। कुछ भी अगर आपको पूछना हो, जानना हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को अपने साथियों, मित्रों तक पहुंचाएं। हमारे इस प्रसारण या अनाउंसर के बारे में जो अन्य ऑडियो वीडियो हैं इस चैनल पर, उनका भी आप शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके जो दोस्त मित्र हैं वो इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं और करियर बनाना चाहते हैं बतौर आरजे, अनाउंसर या फिर रेडियो जॉकी या एंकर या वॉइस ओवर का फील्ड बहुत ही समृद्ध है, तो उनको इन बातों का बेसिक बातें हमने बताई जिनका थोड़ा सा आप ख्याल रखेंगे और अध्ययन करेंगे। इंटरनेट का ज़माना है, बहुत सारे लोगों ने इस बारे में जानकारी आपको दी हुई है, तो निस्संदेह आप सफल होंगे। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं और नमस्कार। बहुत बहुत शुभकामना। गुड डे।